जो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलन गेम्स 4 के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। लेकिन यार उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर आप लोगों ने यहाँ पर हमें काफी सपोर्ट किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार अभी तो और भी आगे जाना है, तो चलो साथ में मिलकर आगे बढ़े और इस ईयर हम लोग और भी नई नई मांगास को कवर करेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। और आपका इतना सपोर्ट देखकर मुझे भी वीडियो बनाने का काफी मोटिवेशन मिलता है यार। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अभी तक सीजन 4 के बाकी एपिसोड को नहीं देखा है तो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। तो बिना फ्री टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर डनन यहाँ पर मिस सेलर के पास आए होते हैं ताकि वो जिन्वो की आइडेंटिटी के बारे में पूछ सके, लेकिन मिस सेलर इसको बताने से साफ साफ मना कर देती है। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था जिन्वो और चाहन भी यहाँ पर ट्रैक फील्ड कॉम्पिटिशन में मिल चुके होते हैं। चाहन यहाँ पर जिन्वो के बारे में पूछने की कोशिश करती है। जिन्वो कहता है जब तुम मुझे हरा दोगी तब मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता दूंगा। इसके बाद हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो और चाहन यहाँ पर क्रिसमस पर डेट पर आ रखे होते हैं, जहाँ पर जिन्वो यहाँ पर चाहन को सब कुछ याद दिला देता है। इसी के साथ यहाँ पर हमने इग्रिस की बैक स्टोरी को भी देखा था जहाँ पर वो काफी कंफ्यूज था कि अगर वो यहाँ पर अपने नए मास्टर को फॉलो कर रहा तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पुराने मास्टर को बिट्रे कर रहा है। वेल इसके बाद हम लोग संगिलवान यानी कि जिन्वो के डैड की बैक स्टोरी को देखते हैं, जो कि हमने पहले भी देख रखी है। कैसे वो डंजन में जाते हैं, वो वहाँ पर बॉस को हरा देते हैं, लेकिन वो डंजन के अंदर से बाहर नहीं आ पाते। तब वहाँ पर रूलर्स उनकी मदद करते हैं और जिन्वो को मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बाद में जाके रूलर्स अपना ऑर्डर बदल देते हैं और जिन्वो को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। ये थी अपनी प्रीवियस वर्ल्ड की बैक स्टोरी। अब हम यहाँ पर अपने न्यू वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर हम जिन्वो के अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो की माँ यहाँ पर खाना बना रही होती है। और ये वो वाला समय होता है जब जिन्वो ने कप ऑफ इनकार्नेशन का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे कर दिया होता है। वेल एक चीज तुम्हें पता होगी, जो भी रूलर्स के वेसल्स होते हैं या फिर मोनार्क्स, उनकी मेमोरीज वापस नहीं जाती। और तुम्हें याद होगा कि जिन्वो के डैड भी यहाँ पर एक वेसल थे। हम देखते हैं जब जिन्वो ने बताया होता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है, तो जिन्वो के डैड यहाँ पर एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो यहाँ पर ये सब देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है, हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर संगिलवान उस एंजल से बात कर रहे होते हैं। संगिलवान कहते हैं आखिर मेरे बेटे ने क्या डिसाइड किया है। एंजल कहता है शैडो मोनार्क ने अर्थ पर रहना डिसाइड किया है। उन्होंने कहा यहाँ पर बिताया हर पल उनके लिए काफी कीमती है। क्या तुम सच में शैडो मोनार्क से सच को छुपाने वाले हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे बेटे थे। संगिलवान कहते हैं हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको पिछले वर्ल्ड का कुछ भी याद रहे। एंजल कहता है आई सी लाइक फादर लाइक सन। एंजल कहता है कि यहाँ पर आने के बाद मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इसका मतलब कि ये आखिरी बार है जब मैं इस दुनिया को देखने आया हूँ। ये मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं काफी एक्साइटेड था कि आखिर क्या होगा जब मोनार्क ऑफ शैडोज वापस आएंगे। रूलर्स यहाँ पर शैडो मोनार्क के काफी ग्रेटफुल है और इसी के साथ आपके भी। संगिलवान क्या यहाँ पर कोई चीज है जो हम आपके लिए कर सकते हैं? संगिलवान कहते हैं क्या तुम मेरे पिछले वर्ल्ड की मेमोरीज को इरेज कर सकते हो? एंजल कहता है ऑफ कोर्स हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि हम ऐसा करें? संगिलवान बताते हैं कि ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है कि मैं कुछ भी याद न रहने की एक्टिंग करूं, वो भी अपने बेटे के सामने। वो इन मामलों में काफी अच्छा है। ऑल्सो मैं एक नॉर्मल फादर की तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ जो कि अपने बेटे की चिंता करता है। मेरे लिए जिन्वो मेरा प्रीशियस बेटा है, ना कि शैडो मोनार्क। अभी सुनने के बाद एंजल अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है चलो ठीक है, जब तुम इस कैफे से निकलोगे तो पिछले वर्ल्ड की सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग से इरेज हो जाएंगी। भले ही तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन मैं आशा करूंगा कि तुम्हारे दिन अच्छे गुजरे। ये कहते के साथ ही एंजल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर एक बारबेक्यू शॉप को देखते हैं जहाँ पर हम जिनो को देखते हैं, और ये हमारा पहली बार है जब हम जिनो को इस नए वाली दुनिया में देख रहे हैं। जिनो यहाँ पर काफी नर्वस होता है क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार किसी वेलकम पार्टी को अटेंड करने आया होता है। जिनो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं काफी अच्छे घराने के दूसरे बेटे के रूप में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं तभी यहाँ पर जिनो का सीनियर आता है और कहता है अरे जिनो शांत हो जाओ, तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे हम तुम्हें निगल जाएंगे। जिनो यहाँ पर इतना नर्वस होता है कि वो चिल्ला के कहता है नहीं सर। इसका सीनियर कहता है अरे यार मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम सीरियस मत रहो, तुम तो एकदम बुड्ढों की तरह एक्ट कर रहे हो। मेरे आसपास तुम रिलैक्स रह सकते हो, लेकिन दूसरे सीनियर्स के सामने तुम थोड़ा केयरफुल रहना। हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर है जो कि थोड़ा स्कैरी है, और ऐसी बात नहीं है कि उसको अपने जूनियर्स को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही कुछ ऐसी है इवन कि वो तुम्हारे बगल में भी खड़ा हो। जिनो यहाँ पर सोच रहा होता है वेल वो मेरे फादर जितना बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन तभी यहाँ पर उसका सीनियर कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो अभी ट्रैक स्टार फेमस हुआ है रिसेंटली, उस लड़की का नाम चायंग है। मतलब यार ये कुछ और ही बोल रहा है, चाहिन है उसका नाम, लेकिन ये कुछ और ही बोल रहा है, इसने पी रखे काफी। जिनो भी कहता है ओ तो तुम चाहिन की बात कर रहे हो? सीनियर कहता है हाँ मैं चाहिन की बात कर रहा हूँ। एनीवे क्या तुमने इसके बारे में सुना है? वो उस सीनियर की गर्लफ्रेंड है। और ये देखो शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर। हम यहाँ पर देखते हैं सभी जूनियर्स यहाँ पर इस शैतान को ग्रीटिंग दे रहे होते हैं। सीनियर कहता है कि आखिर हमारी टेबल पे कोई क्यों नहीं आ रहा है, शायद मुझे कुछ नए लोगों से जाके बात करनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो डेविल आ जाता है, और यार ये देखने के बाद जिनो और सीनियर की दोनों की हालत खराब हो जाती है। जिनो यहाँ पर सोच रहा होता है ये तो सीनियर है ना, यहाँ पर तो काफी सारी खाली सीट्स हैं, लेकिन आखिर ये यहीं पे
आकर क्यों बैठा। वेल यार तुम लोग गैस करो कि आखिर ये बंदा है कौन। ये बंदा कहता है कि ये लो तुम इसे पियो। जिनो यहाँ पर पीता वगैरह नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि जिन्नू उसको ड्रिंक दे रहा है, तो उसको यहाँ पर पसीने आ रहे होते हैं। जिनो यहाँ पर बिना कुछ बोले ये ड्रिंक को पी लेता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई ड्रिंक नहीं होती, ये सिर्फ सोडा होता है। जिन्नू कहता है कि तुम्हें काफी जल्दी चढ़ती है तो तुम्हें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, तुम और मैं सिर्फ सोडा पी सकते हैं। और जिनो आखिर तुम मेरे आसपास इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, जस्ट रिलैक्स हो जाओ और मेरे से नॉर्मली बात करो। जिन्नो कहता है कि आखिर कोई दिक्कत है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिनो यहाँ पर चिल्ला के कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है सर। लेकिन जिनो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये क्या बात है, इन्हें सर बोलना आखिर इतना नेचुरल फील क्यों हो रहा है, और आखिर मैंने कब इन सीनियर को अपना नाम बताया। जिन्नो यहाँ पर जिनो की तरफ चीयर्स करके ग्लास बढ़ाता है। अब जिनो भी यहाँ पर जिन्नो के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाता है और ये लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, आई मीन सोडा पीते हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर जिन्नो को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक स्ट्रीट पर जा रहा होता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। सर आखिर आप मेरे स्टडी रूम में क्यों नहीं आ गए। जिन्नो कहता है कि आज मेरे पास कुछ काम है, और हाँ जिनो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो ये काफी अच्छा रहेगा अगर तुम मेरी जगह पर मेरी आफ्टरनून क्लासेस ले लो। जिनो कहता है कि लेकिन सर प्रोफेसर तो जानता है कि आखिर आप कौन है, तो उसको तो पता चल जाएगा कि आप एब्सेंट है, आखिर आप अभी कहाँ पर हैं। जिनो कहता है मैं अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल पर एक फील्ड ट्रिप पर आया हूँ। जिनो कहता है कि आखिर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो मेडिकल से कुछ लेना देना भी नहीं है। जिनो कहता है कि मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। और यार हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन मेरा बुसान का एसेंट बिल्कुल भी फ्लुएंट है। और यार ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये जूही है। जिन्हो यहाँ पर जूही के पास से गुजरता है, लेकिन जूही इसको रोक लेती है और कहती है क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जिन्हो कहता है नहीं। इसके बाद जिन्हो यहाँ से चला जाता है। और यार ये देख के मेरे को पर्सनली जूही के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि जब जिन्हो अकेला था तब जूही इसका ध्यान रखती थी। वेल अब क्या कर सकते हैं, सबकी अलग डेस्टिनी होती है। जिन्हो ने ये सब जूही के फायदे के लिए किया। हम यहाँ पर देखते हैं जूही ये बोलने के बाद काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है आखिर सडनली मैंने एक अनजान इंसान से क्यों बात करी। क्या उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसे हिंट दे रही हूँ, या फिर उसे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसे किसी कल्ट में ज्वाइन कराना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जिधर पे हम लोग एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेशेंट्स के रूम में आ चुका होता है। ये पेशेंट कहता है क्या तुम मेरी बैठने में मदद कर सकते हो। डॉक्टर उसकी मदद करता है तो पेशेंट उसको थैंक यू कहता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर साइड में एक बोतल को नोटिस करता है। डॉक्टर यहाँ पर पेशेंट से पूछता है कि आखिर ये क्या है सर। पेशेंट कहता है कि एक जवान लड़का अभी यहाँ पर इसे छोड़ के गया है। डॉक्टर यहाँ पर सोचने लगता है ये काफी अजीब बात है, बॉडीगार्ड्स यहाँ पर गेट के सामने खड़े हैं, इसके बावजूद भी वो इंसान यहाँ पर आया और यहाँ पर बोतल रख के चला गया। पेशेंट कहता है कि उसने मुझे जो एक्सप्लेनेशन दी उस पर बिलीव करना और भी मुश्किल था। उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को खत्म किया करता था उस समय के अंदर, जो समय अब एग्जिस्ट नहीं करता, और ये बोतल उसने मुझे थैंक्स करने के लिए दी है। और इसके बाद वो यहाँ से एक परछाई की तरह गायब हो गया, जैसे कि वो यहाँ पर कभी था ही नहीं। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने इस बोतल के अंदर जो लिक्विड है उसे पी लिया तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है सर कहीं आपने सच में इसे बिलीव तो नहीं कर लिया। हम यहाँ पर देखते हैं चेयरमैन गो को। वेल मिस्टर गो बोलना काफी अजीब लगेगा तो हम इन्हें चेयरमैन गो ही बोलेंगे। चेयरमैन गो की हालत यहाँ पर काफी खराब होती है, उनकी आंखें यहाँ पर सूज चुकी होती है और उनका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो कहते हैं मैंने इस बीमारी से लड़ने का काफी ट्राई किया है डॉक्टर, क्या अब ये मैटर करता है कि वो सच बोल रहा है या फिर नहीं। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं इसे नहीं पीता तो आखिर आपको क्या लगता है कि मैं कितने समय तक जिंदा रह पाऊंगा। अब डॉक्टर ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाता है। चेयरमैन गो कहते हैं अगर ये पीने के बाद मेरे साथ कुछ होता है तो तुम इसे मेरे स्टोन पर रख देना कि चेयरमैन गो गुनी जो कि मरते दम तक अपनी बीमारी से लड़ते रहे विदाउट एनी गिव अप। और ये कहते के साथ ही चेयरमैन गो इस ड्रिंक को पी लेते हैं। अब मैं आराम करना चाहूंगा। डॉक्टर कहता है ठीक है सर, लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत बुला लेना। ये कहते के साथ ही डॉक्टर भी यहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गो यहाँ पर बेड पर होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक दिन बीत जाता है। चेयरमैन गो यहाँ पर अपनी आंखें खोलते हैं और बाहर का नजारा देखते हैं जहाँ पर अभी सनराइज हो चुका होता है और अभी उनकी आंखों के पास कोई भी ब्लैक सर्कल्स नहीं है। लगता है कि सर्दियाँ जल्दी नहीं आने वाली। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर एंथ्रिस को देखते हैं। हाँ मैं जानता हूँ एंथ्रिस मर चुका है, लेकिन तुम इन्हें एक सैड स्टोरी की तरह ले सकते हो। आगे तुम्हें पता चलेगा कि ये आखिर कब की स्टोरी है। हमें यहाँ पर एंथ्रिस के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो पहला मोनार्क था जो कि डार्कनेस से बॉर्न हुआ था। एंथ्रिस कहता है कि आई एम द किंग ऑफ ऑल ड्रैगन्स एंड सिंबल ऑफ फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे ड्रैगन किंग कहते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं डायमेंशनल रिफ्ट में छुपा हुआ था और अर्थ पर अपने 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड देन मेरी आंखें खुली और मैंने अपने आप को एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाया। हम यहाँ पर देखते हैं एंथ्रिस यहाँ पर जिन्वो के फर्स्ट एपिसोड वाली वर्जन के अंदर आ चुका होता है। एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ह्यूमन इतना वीक क्यों है, हाउ पैथेटिक। एंथ्रिस यहाँ पर जिन्वो को देखकर ही उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेता है। इस ह्यूमन का नाम संग जिन्वो है। ये एक यंग ईरान हंटर है जो कि कोरिया
यूफोरिया में रहता है। ऑल्थो कि ये वीक है लेकिन इसके बावजूद भी इसने अवेकनिंग कर ली है और ये शायद इस वजह से हो पाया होगा क्योंकि ये डेथ को काफी करीब से देख चुका है और इसके बावजूद भी इसने हंटर बनने से गिव अप नहीं करा और वो शायद इसकी मदर की इलनेस की वजह से। एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है कि ऐसी बेकार डिजीज को मैं अपनी मैजिक की मदद से हील कर सकता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर उसका कॉल बजने लगता है। एंथ्रिस यहाँ पर कॉल उठाकर कहता है आखिर कौन है। कॉल पे जो बंदा होता है वो कहता है मिस्टर संग आखिर तुम कहाँ पर हो, रेड का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन तुम यहाँ पर आसपास भी नहीं दिख रहे। वो बंदा यहाँ पर चिल्लाता है क्या तुम आज भी लेट होने वाले हो। और यार ये सुनने के बाद एंथ्रिस को काफी गुस्सा आता है। डिसाइडेड टाइम पर लेट जाने से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो इस वजह से ये वुमन मुझ पे चिल्ला रही है द ऑलमाइटी ड्रैगन किंग पर। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि इनकॉम्पिटेंस है मैं ऐसी चीज नहीं होने दे सकता। एंथ्रिस कहता है आखिर तुम कहाँ पर हो। फोन पे जो लड़की उधर कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम कहाँ पर हैं, हम अभी गेट के सामने खड़े हैं। और मिस्टर संग अचानक से तुम इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो। एंथ्रिस कहता है मुझे फोकस करने की जरूरत है ताकि मैं उस जगह को ढूंढ सकूं जहाँ से इस बेकार वुमन की वॉइस आ रही है। एंथ्रिस यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरे सीओल में उस लोकेशन को ढूंढ लेता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये लड़की कहती है एक्सक्यूज मी आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। कॉल कट करने के बाद लड़की यहाँ पर सोच रही होती है आखिर ये सब क्या था, लेकिन तभी हम देखते हैं एंथ्रिस यहाँ पर इस लड़की के पीछे जाता है कहता है क्या मैं लेट हूँ। ये देखने के बाद ये लड़की काफी डर जाती है। एंथ्रिस कहता है मैंने पूछा क्या मैं लेट हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इस बुड्ढे को देखते हैं। वैसे मेरे को इनका नाम याद नहीं है लेकिन हमने इनको सीरीज के स्टार्ट में देखा था। वो यहाँ पर जिन्वो को देखते हैं और कुछ खाने को पूछते हैं लेकिन एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये इंसान कौन है, क्या ये मेरा सबॉर्डिनेट है। एंथ्रिस यहाँ पर डायरेक्ट कॉफी वाले बंदे के पास जाता है और कहते हैं मुझे कॉफी चाहिए। कॉफी वाला बंदा कहता है मिस्टर संग मेरे को माफ करना लेकिन अभी कुछ देर पहले कॉफी खत्म हो गई। ये सुनने के बाद एंथ्रिस यहाँ पर इस बंदे की कॉफी छीन लेता है और कहता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और कॉफी पीने के बाद एंथ्रिस यहाँ पर काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। ताकतवर लोग हमेशा डोमिनेट करते हैं और यही हम मोनार्क्स के जीने का तरीका है। हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग यहाँ पर जिन्वो के पीछे बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज मिस्टर संग कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। हाँ मैं एग्री करता हूँ, उसकी आंखें आज काफी तरह डरावनी है। लेकिन तब हम देखते हैं जिन्वो को एक आवाज आती है हे जिन्वो तुम्हें दोबारा से चोट लग गई। हम यहाँ पर देखते हैं तो जूये जो की कहती है आखिर इस बार तुम्हारे फेस के साथ क्या हो गया। एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर सभी ह्यूमंस इतना चिल्लाते क्यों हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग यहाँ पर गेट में जाने के लिए तैयार होते हैं। ये बूढ़ा यहाँ पर सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पार्टी का लीडर बनूं। ये सभी लोग यहाँ पर इस बात से एग्री करते हुए कहते हैं हाँ यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जिन्वो और जूही को देखते हैं जो कि पिछली बार की तरह इस बार भी अकेले रह जाते हैं। एंथ्रिस यहाँ पर गेट को देखते हुए सोच रहा होता है ये गेट काफी अजीब है। जो भी गेट्स अर्थ पर अपीयर होते हैं वो रूलर्स बनाते हैं तो आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये गेट किसी मोनार्क की एनर्जी से बना है। ये अच्छा रहेगा कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूँ। एंथ्रिस यहाँ पर कहता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा और ये लोग अभी भी जिन्वो को वीक समझ रहे होते हैं तो वो लोग उसे अपने पीछे रहने को कह रहे होते हैं। एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है ये ह्यूमन यहाँ पर अभी काफी वीक है लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पास लॉयल सबॉर्डिनेट्स हैं जो कि अपनी मास्टर के सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एंथ्रिस यहाँ पर गेट के अंदर चला जाता है और गेट के अंदर जाते ही एंथ्रिस यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से सभी मॉन्स्टर को एक ही बारी में खत्म कर देता है। सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं क्योंकि जिन्वो यहाँ पर काफी तेजी से सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। एंथ्रिस कहता है कि आखिर तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, हमें यहाँ से आगे भी जाना है। तभी पार्टी लीडर कहता है वेट हमें ये चीजें वोट से डिसाइड करनी चाहिए। लेकिन एंथ्रिस इसको एक चॉप मारकर बेहोश कर देता है। आखिर कौन यहाँ पर वोट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि बचे हुए लोग मुझको फॉलो करने के लिए तैयार हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं और आगे आते आते ये लोग यहाँ पर कार्टिनन टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। एंथ्रिस यहाँ पर इन लोगों को देख के सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये लोग भी काफी नर्वस हैं और एंथ्रिस यहाँ पर बिना किसी की के इस गेट को खोल देता है। वेल मैं इस पे एग्री करता हूँ क्योंकि ये जगह काफी डेंजरस है। मैं खुद भी यहाँ से खतरनाक एनर्जी को आते हुए महसूस कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं एंथ्रिस यहाँ पर इनमें से एक बंदे को पकड़ता है और कार्टिनन टेम्पल के अंदर फेंक देता है। ये बंदा तो यहाँ पर जिन्वो गालियां देने लगता है लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सभी मशाले यहाँ पर जलने लगती है और ये लोग यहाँ पर गॉड स्टैचू के सामने आ जाते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर लग रहा होता है कि जो गॉड स्टैचू है वही यहाँ पर जो है वो बॉस है। लेकिन तभी एंथ्रिस कहता है असल में वो ये है। हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर आर्किटेक्ट के पास आ जाते हैं जो कि यहाँ पर रूल्स को पकड़े खड़ा होता है। एंथ्रिस यहाँ पर सोच रहा होता है ये सभी बेवकूफ है, आखिर वो कैसे इतनी सिंपल चीज को पढ़ नहीं पा रहे। इसके बाद एंथ्रिस यहाँ पर टेम्पल के रूल पढ़ने लगता है लेकिन तभी जू इसका हाथ पकड़ के कहती है हे जिन्वो। लेकिन जिन्वो से अपना हाथ छुड़ाता और कहता है मुझे छोड़ दो। और ये देखने के बाद जूही भी काफी हैरान हो जाती है। हम यहाँ पर टेम्पल्स के रूल बताए जाते हैं वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड एंड शैल प्रूव द फेथ इन गॉड। वो लोग यहाँ पर इन रूल्स को पढ़े रहते हैं लेकिन तभी ये जो गॉड स्टैचू होता है इसके आगे यहाँ पर खुल जाती है। वो यहाँ पर अपनी आंखों से लेजर बीम वाला अटैक करता है लेकिन ये देखने के बाद एंथ्रिस यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तेरे को ऐसा लगा कि तू इस छोटी ताकत के साथ मुझे हरा सकता है। एंथ्रिस यहाँ पर उस पूरी लेजर को अपने ऊपर ले लेता है लेकिन यहाँ पर उससे कुछ नहीं होता और वो यहाँ पर द ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को गॉड स्टैचू के ऊपर रिलीज करता है जिससे यहाँ पर गॉड स्टैचू को यहाँ पर काफी हैवी डैमेज होता है। एंथ्रिस कहता है ये है असली ताकत। टेम्पल के
के अंदर के सभी स्टैचू यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और एंथ्रिस के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एंथ्रिस यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इन सभी को खत्म कर देता है। एंथ्रिस यहाँ पर इन सभी स्टैचूज के ऊपर खड़े होकर कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? इतना तो मेरे वार्म अप के लिए भी काफी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर आर्किटेक्ट जाग जाता है। आखिर तुम कौन हो? तुमने मेरी सभी चीजों को बर्बाद कर दिया। एंथ्रिस यहाँ पर स्टोन पियर इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर। और यार ये स्पीयर डायरेक्ट आर्किटेक्ट की फाड़ के रख देता है। एंथ्रिस कहता है कि मैं यहाँ पर तेरे जैसे फेक से बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर उससे बात करने आया हूँ जो कि शैडोज के अंदर छुपा हुआ है। अपने आप को सामने लाओ। और हम इसी के साथ देखते हैं जो गॉड स्टैचू होता है वो यहाँ पर उठ चुका होता है और कहता है, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही मिलना लिखा था। आज मैं ये सब यहीं पर खत्म कर दूंगा। और यार ऐसा लगता है कि गॉड स्टैचू के अंदर यहाँ पर ऐशबोर्न की मतलब जो भी कॉन्शियसनेस है वो आ चुकी है। एंथ्रिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होता है और कहता है, मुझे ये पसंद आया। इसके बाद एंथ्रिस यहाँ पर एक काफी तगड़ा हमला गॉड स्टैचू के ऊपर करता है। ये बैटल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वो की आंखें यहाँ पर खुल जाती हैं। और हाँ, ये सब एक सपना था। वेल, तुम्हें क्या लगता है अगर सच में ऐशबोर्न की जगह यहाँ पर एंथ्रिस ने आर्किटेक्ट को चुना होता अपने लिए एक वेसल को ढूंढने के लिए, तो आखिर स्टोरी कैसी होती? कमेंट में तुम लोग मुझे अपने थॉट्स को बता सकते हो। वेल, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर कोई तो बंदा कह रहा होता है, जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से मुझे एक रूमर सुनने को मिल रहा है। इवन की आफ्टर जब मैंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई किया था इस ईयर, ये रूमर है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है जो कि डिवीजन वर्क में काम करता है और उसका निकनेम द गोस्ट है। हम यहाँ पर एक नए बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन में काम करता है और ये यहाँ पर कांस्टेबल रैंक पर है और इसका नाम ली सहवान है। और उसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि वो अपने केस के कल्प्रिट्स को तो पकड़ता ही था, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी अनसॉल्व केसेस थे वो उनको भी सॉल्व करता था और उसका अरेस्ट रेट 200% था। और इसी वजह से ये लोग कहते हैं कि कैसा भी केस हो लेकिन वो गोस्ट की नजरों से नहीं बच सकता। इस एरिया में जितने भी पुलिस वाले हैं वो उनकी नजरों में एक लेजेंड है। और यहाँ पर एक और रूमर है कि उसने प्रमोट होने से मना कर दिया था ताकि वो अपनी फील्ड में फोकस कर सके। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बंदा अपने प्रमोशन को इस तरह रोकेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि कहता है, ओह तो तुम वही हो जो कि आज से शुरुआत करेगा। सहमान इसको सैल्यूट करते हुए कहता है, यस सर। ये पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम फैमिली हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। सहमान यहाँ पर सोच रहा होता है कि कैप्टन ने तो मुझे कहा था कि मैं ऑफिसर संघ के साथ काम करूंगा, लेकिन तभी पुलिस वाला कहता है, ओह तो तुम गोश्त की बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद सहमान के यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है, शुरुआत में ये उसको पसंद नहीं आया था कि हमने उसको एक निकनेम दिया है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद जब दूसरे स्टेशन के पुलिसमैन जब उसे इस निकनेम से बुलाने लगे तो वो उसके लिए नॉर्मल हो गया। और तुमने भी इस बारे में सुना होगा। और एक्चुअली ये जो कॉफी तुम पी रहे हो ये भी मुझे उसी ने दी है। तभी पुलिस वाला कहता है, देखो शैतान की बात करी और शैतान हाजिर। सहमान ये देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, तो इस पुलिस स्टेशन का यही गोश्त है। हम देखते हैं जिन्वो यहाँ पर आ चुका होता है और कहता है, तो यही वो रूकी है। पुलिसमैन कहता है कि हाँ, और क्या तुम अभी काम के लिए निकल रहे हो? और इस लड़के का नाम ली सहमान है। जिन्वो यहाँ पर सहमान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तो मैं इसको 2-3 चीजें सिखा देता हूँ। लेकिन सहमान तो यहाँ पर सोच रहा होता है, क्या ये इस वजह से गुस्सा है कि मैंने उसकी कॉफी पी ली? सर आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं? लेकिन जिन्वो डायरेक्ट कहता है, आखिर तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने? सहमान कहता है, बिकॉज मेरे को क्रिमिनल्स को पकड़ना है। जिन्वो कहता है, दैट्स राइट, हम भी यही करने वाले हैं और मैं भी पुलिस ऑफिसर इसी सेम रीजन की वजह से बना था और तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? सहमान कहता है, ऑफ कोर्स सर, लेकिन अंदर वो सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं द गोस्ट से क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ना है ये सीखने वाला हूँ। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सहमान को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि सहमान यहाँ पर जिन्वो के साथ पूरा दिन क्रिमिनल्स को पकड़ता था। हम यहाँ पर जिन्वो को देखते हैं जो कि यहाँ पर डेस्क पे बैठा होता और सोच रहा होता है, मैंने सुना कि जो रुकी है उसने हथियार लिए हुए गुंडों को अपने बेयर हैंड से पकड़ लिया। वेल, मुझे उसे आज सिखाने में मजा आया। लेकिन तभी हम ईग्रिस को देखते जो कहता है, मेरे किंग ऐसे छोटे मोटे कामों को आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती है जो कि यहाँ पर अपने सामने वाले पुलिस ऑफिसर को चिल्लाकर बोल रही होती है, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि जिनी कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। जो ऑफिसर कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि एक फ्रेंड होने के नाते आपको कैसा फील हो रहा होगा, बट मैंने ऑलरेडी आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी है और सभी एविडेंस तो यही बता रहे हैं। लेकिन तभी जेनी की दोस्त कहती है, ऑफिसर आप एक बार इस लिखी हुई चीज को देखिए, क्या ये देखने पर कुछ ऐसा लग रहा है जो सुसाइड करने वाला इंसान सुसाइड करने से पहले भेजेगा? ऑफिसर कहता है, देखो मैं ज्यादातर लोग सुसाइड को अचानक से ही करते हैं रेदर देन कि वो एडवांस में सोच के सुसाइड तो करेंगे नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो आता जो कि कहता है, क्या मैं एविडेंस को देख सकता हूँ? ऑफिसर कहता है, ऑफिसर संग प्लीज आप चीजों को मेरे लिए और कॉम्प्लिकेटेड मत करना। जिन्वो डिटेल्स को चेक करने लगता है और कहता है, एक वुमेन जो कि बाथटब में डेड पाई गई, वो भी काफी सारी चोटों के साथ जो कि उसके हाथ पर थी और उसकी डेथ का रीजन ब्लड लॉस था और जिस नाइफ से उसके हाथ को काटा गया था वो बाथरूम में मिला और जो वेपन था उस पर विक्टिम के फिंगरप्रिंट के निशान भी थे। इट सीम जो विक्टिम थी उसकी एक काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बट सच्चाई तो ये थी कि वो अंदर से डिप्रेशन
डिप्रेशन से गुजर रही थी। जिन्वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। ऑफिसर कहता है मैंने कहा था ना, लेकिन तभी जिन्वो कहता है लेकिन मैं उस जगह को खुद एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा, जस्ट इन केस, क्या पता मेरे हाथ कुछ लग जाए। ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सोच रहा होता है, लगता है कि गोश्त यहाँ पर निकल चुका है, क्या ये बास्टर्ड कभी थकता भी है। जिन्वो इस लेडी को कहता है हेलो, मेरा नाम ऑफिसर संग जिन्वो है, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर क्राइम साइट पर देखते हैं जिन्वो यहाँ पर उस लड़की के बेडरूम में आ चुका होता है जो लड़की मर चुकी होती है। जिन्वो यहाँ पर पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसको यहाँ पर बाथ टब में खून के धब्बे मिल जाते हैं। जिन्वो जगह पर आ जाता और कहता है पास्ट में मुझे शेडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं उस लड़की की शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ये लड़की यहाँ पर काफी डरी हुई होती है। जिन्वो कहता है तुम डरो मत, तुमने लाइफ और पेन की साइकिल को एस्केप कर लिया है। जिन्वो लड़की कहता है क्या तुमने अपनी जिंदगी को खुद लिया था। ये लड़की कहती है हाँ। जिन्वो कहता है तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये लड़की सभी बातें जिन्वो को यहाँ पर बता देती है। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा तो कह रहा होता है आखिर इस समय कौन हो सकता है। वो बंदा यहाँ पर अपने कैमरा में देखता है, जहाँ पर कैमरे में जिन्वो कहता है मैं ऑफिसर संग जिन्वो हूँ, पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच से। मुझे आपकी डॉटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या आप मुझे अपना कुछ समय दे सकते हैं। हमें पता चलता है कि ये बंदा उसी लड़की का डैड है। ये बंदा बाहर होता और कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, आखिर मेरी बेटी कैसी मरी थी। जिन्वो कहता है हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, मैं बस यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकूँ, क्या आप मेरे साथ कहीं चल सकते हैं। ये बंदा कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर उससे मेरी बेटी की मौत के राज के बारे में पता चलता है। हम लोग देखते हैं ये लोग यहाँ पर एक कैफे में आ जाते हैं। जिन्वो कहता है आखिर में सीओ जिनी किस तरह की स्टूडेंट थी। ये बंदा कहता है क्या मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। जिन्वो पूछता है क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर आपको शक हो। अभी बंदा कहता है कि नहीं, मेरे को किसी के ऊपर भी शक नहीं है। जिनी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि कोई दूसरा उसको डिसलाइक करे, वो काफी काइंड और इनोसेंट चाइल्ड थी। अभी बंदा यहाँ पर रोने लगता है और कहता है मेरे को माफ करना ऑफिसर, मैं अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा कि मेरी बेटी मर चुकी है। जिन्वो कहता है शायद आपको मैं जिनी से काफी लगाव होगा। अभी बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हैं जिनी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, लेकिन मैं उसको अपनी डॉटर की तरह ही ट्रीट करता था। नहीं, इसी वजह से मैंने उसको और भी ज्यादा प्यार दिया था। अगर सिर्फ उसने मुझे एक बार बताया होता कि वो डिप्रेस है और अभी उसका सही समय नहीं चल रहा। अब जिन्वो यहाँ पर अपने फोन को बढ़ाते हुए कहता है हमें ये रिकॉर्डिंग तब मिली जब हम आपकी डॉटर से रिलेटेड सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये बंदा कहता है क्या। जिन्वो कहता है प्लीज अब एक बार इसे सुनिए। अब रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू होती है और इस रिकॉर्डिंग में वो सभी एविडेंस थे कि कैसे बुरी तरीके से जिनी को अब्यूज किया गया था, और वो भी उसके अडॉप्टिव फादर के हाथों। और ये सब तब से चलता आ रहा था जब से वो बच्ची थी, और इसी वजह से वो उनसे काफी ज्यादा दूर भाग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वापस से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उसे डिमांड करने लगे कि वो उसे देख सके, और इसी वजह से उसने आखिरी में आकर डेथ चूज करी। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है आखिर आप मुझे सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तुम अपने साथ कुछ और ऑफिसर्स को ला सकते थे और मुझे हैंड्स को पहना सकते थे। अब जिन्वो इसको कहता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। ये बंदा कहता है चॉइस। जिन्वो कहता है पहला कि तुम अपने सभी क्राइम्स को एडमिट करो और पुलिस को सरेंडर कर दो। ये बंदा कहता है और दूसरी चॉइस क्या है। जिन्वो बताता है इंस्टेड अपनी गलती ना बताकर तुम उसके लिए फेयर प्राइस पे कर सकते हो जो क्राइम तुमने किया है। अभी सुनने के बाद यहाँ पर ये बंदा हंसने लगता है और कहता है आखिर तुम्हें कितना चाहिए। जिन्वो कहता है लगता है कि तुमने मुझे अपना आंसर दे दिया, और अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। सच्चाई तो ये है, ये जो जगह है ये वो दुनिया नहीं है जिसमें कि तुम रहते हो। ये एक टेम्परेरी दुनिया है जिसको कि मैंने बनाया है, और तुम भी एक ऐसी धरती पर हो जहाँ पर सिर्फ डेड मॉन्स्टर्स रहते हैं, और इस जगह पर मेरी परमिशन के बिना कोई भी अपने कदम तक नहीं रख सकता। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनल स्लम्बर, और अब तुम्हें ये संभालेगी। ये बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान और कहता है वेट ऑफिसर, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। एक बार आप मेरे ऑफिस के बारे में सोच कर देखो। लेकिन तभी जिन्वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आए थे। अब ये बंदा यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और अपने चारों तरफ देख के पैनिक करने लगता है मैं आखिर यहाँ पर कैसे आया था, और अब मैं इस बारे में सोचता हूँ ये कैफे कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, तो आखिर इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई क्यों नहीं है मेरे और इस अजीब ऑफिसर के अलावा। इस बंदे की यहाँ पर पूरी तरह से फट जाती है। वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है और जिन्वो कहता है हु आर यू, आखिर तुम कौन हो। ये एक ड्रीम है, मैंने सही कहा ना, ये एक सपना ही हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की की शैडो यहाँ पर इस बुड्ढे को मार डालती है, और काम खत्म होने के बाद वो शैडो यहाँ पर जिन्वो के पास आती है और कहती है मेरे किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्वो कहता है क्या कुछ और भी है जो तुम कहना चाहती हो। ये लड़की कहती है अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर जिन्वो एक गिफ्ट को लेकर इस लेडी के पास आया होता है और कहता है ये गिफ्ट जिनी की तरफ से है। इस लेटर पे जो नाम लिखा है वो आपका ही है ना, मैंने सही कहा ना। मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं जिनी चाहती हूँ कि ये गिफ्ट उसके राइटफुल ऑनर के पास पहुँच जाए, और अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये चीज हमें उनके घर पर मिली है और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगी। आगे तो जिनी की दोस्त कहती है ऑफिसर क्या पर कुछ भी चांस नहीं है कि हम इसे प्रूफ कर सके कि ये कोई सुसाइड नहीं था, और ये कहते वो डब्बा खोलने लगती है और कहती है तो जिनी सच में अब मर चुकी है, थैंक यू ऑफिसर। अब जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है अगर जिनी के अडॉप्टिव फादर ने उसे 1 घंटे पहले वो बेकार से टेक्स्ट नहीं भेजा होता तो शायद जिनी अपनी जान नहीं लेती, और शायद तब वो और उसकी दोस्त आराम से रह रहे होते और उसका बर्थडे मना रहे होते जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। हम यहाँ पर देखते हैं उस गिफ्ट में एक कप होता है और उसके साथ उसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वाली वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को देखा यार, जैसे कि चेयरमैन गो की यहाँ पर तबियत ठीक
हो चुकी है, हमने यहाँ पर जूही को भी देखा था और जिन्हों यहाँ पर अभी एक डिटेक्टिव बन चुका है। और सुन हम लोग इस चैनल पे जेजेके के सीजन 3 को भी कवर करने वाले हैं। मे भी उसका फर्स्ट एपिसोड 8 तारीख को आएगा, लेकिन हमारा एपिसोड उससे पहले आ जाएगा। तो बस यार दैट्स ऑल। तो आज की वाली वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलता तो सोलन के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।